चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है ना। अब आपको मैंने आज डबल इसको क्यों लिखाया है, ये ट्रिक्स है, और इसके साथ साथ हम अंदर भी कुछ ट्रिक्स देखेंगे जब मैं अभी आपको एक एक कारक के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, जहां पर भी आपको साधन कारण माध्यम दिखे तो वहां आप कौन सा कारक मारेंगे, करण कारक। जहां पर भी उद्देश्य का, कुछ देने का, किसी के लिए कुछ करने का क्या हो, बोध हो, या फिर जहां पर अलगाव हो, तुलना हो, पास दूर का बोध हो, वहां पर आप क्या मारेंगे, अपादान कारक मारेंगे। इसके अलावा जो है यहां पर अगर हम बात करें स्थान, आश्रय, समय और क्रिया के आधार का जहां पर बोध होगा वहां पर आप मारेंगे अधिकरण। ठीक है, अगला आ जाओ, जहां पर भी बुलाने, पुकारने और सावधान करने का बोध हो वहां पर आपको कौन सा कारक मारना है, तो संबोधन कारक मारना है। ठीक है, अगर ये सेट हो जाएगा तो फिर हमको आगे आसान होगा। मैं इसको फिर से लिखाऊंगा, अभी एक एक कारक पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का, की के रा री रे ना नी ने, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे एगा उगा, बहुत सारा चीज आता है। ठीक है, चलिए, तो आपको भी ये पूरा क्या होना चाहिए याद, मतलब ये विभक्ति चिन्ह जो है ये तो अब आपको एकदम क्या हो जाना चाहिए, दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको ये समझ में आना चाहिए, बात समझ में आ रही है, ये याद होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि कारक रचना से आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफी विचलित कर देने वाले प्रश्न आ रहे हैं, जो कि अभी हम आखिरी में देखेंगे। संभवतः आज अपन ना देख पाए, ऐसा भी हो सकता है, उसको कल देखेंगे, है ना, अगर आज टाइम रहा तो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, कारक की परिभाषा में सब आपको कल समझा दिया। ठीक है, आज हम डायरेक्ट चलते हैं कहां, एक एक कारक की ओर। ठीक है, एक एक कारक की ओर। चलिए, सबसे पहले क्या आएगा, कारक, कर्ता कारक। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक में लिखेंगे, ठीक है, स्टार्ट कीजिए इसमें। ठीक है, लिखना, जिस रूप से, जिस रूप या शब्द से, जिस रूप या शब्द से क्रिया या कार्य करने वाले का बोध हो, कार्य करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अब कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह है ने, विभक्ति चिन्ह है ने। ठीक है, जब बोलो तो मैं इसको इसमें लिख देता हूं, ब्लू वाले। ठीक है, इसको बोलते हैं ने। ठीक है, चलिए, हाँ, इसके अलावा एक क्या होता है, एक होती है शून्य विभक्ति, एक होती है शून्य विभक्ति। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस कर्ता कारक के को पहचानने के ट्रिक क्या है। तो आपने पहली ट्रिक लिख ली है कि जहां पर भी आपको ने विभक्ति दिखती है वहां आप क्या मार सकते हैं, वहां आप उस वाक्य को कर्ता कारक के रूप में ले सकते हैं कि उस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, अगर आपको ने दिखाई देता है तो। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है ना, तो इसके संबंध में कुछ जानकारियां, ट्रिक्स है। तो आप हेडिंग डालेंगे, ने विभक्ति से संबंधित, ने विभक्ति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर लिखो कि ने विभक्ति से संबंधित क्या चीज है, तो लिखेंगे
ठीक है, लिखना ने विभक्ति का प्रयोग सदैव भूतकाल का प्रयोग सदैव भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है, सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। पहले लिख लो, फिर अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। आप याद रखेंगे कि ये जो ने विभक्ति है इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग होता है। दूसरा लिखना इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो लिखना वर्तमान काल भविष्य काल एवं भूतकाल की अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलो पहले लिख लो इसको। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैंने कल आपको उदाहरण भी बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है विभक्ति। ठीक है, विभक्ति देख लिए ने है, लेकिन आप एकदम विभक्ति देख के ही उत्तर नहीं मार सकते, आपको वाक्य को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो राम है, राम, और ये जो ने है, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, और ने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह, या इसी को हम बोल सकते हैं कर्ता विभक्ति। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं कर्ता परसर्ग। तीनों का एक ही नाम है, ये मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, इसके बाद मैं सिर्फ इसको ही बोला करूंगा। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। तो यहां पर इस सेंटेंस को आप पढ़ो, इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये सेंटेंस भूतकाल में है और यहाँ सकर्मक क्रिया का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक। अब इसके अलावा जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, चल एक उदाहरण और लिखना इसमें, लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, लड़की स्कूल जाती है ना। तो यहां पर ने का प्रयोग हुआ क्या, यहां पर ने का प्रयोग हुआ क्या, नहीं, ये नो डाउट क्या है, ये यहां पर कर्ता कारक ही है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ने शब्द अर्थात इस विभक्ति को यूज किया गया है क्या, कहीं पर भी विभक्ति दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं लिखे ना लड़की ने स्कूल जाती है, ऐसा लिखे क्या, लेकिन तो भी यहां पर अगर आप वाक्य को पढ़ रहे हो तो जाती है और लड़की, ठीक है, तो कर्ता की प्रधानता दिख रही है, तो लड़की जो हो जाएगा यही होगा क्या, कर्ता कारक। ठीक है, और चूंकि यहां पर आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर आपको कोई विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शून्य विभक्ति। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं शून्य कर्ता विभक्ति। ठीक है, या डायरेक्ट आप शून्य विभक्ति भी बोल सकते हो। ये आपको समझ में आ जा रहा है? चलिए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए, एक और ट्रिक लिखिए आप। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ने विभक्ति का प्रयोग हमेशा कहां होगा, भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ।
ठीक है। और वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल की आक्रामक क्रियाओं के साथ कभी भी किसका प्रयोग नहीं होगा, कभी भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। बैठ गया दिमाग में? और ट्रिक लिखिए आप थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो ने से संबंधित था, ठीक है। अगला आप लिखना, अगला लिखना अन्य तथ्य, ऐसा करके, है ना। कर्ता कारक से संबंधित, कर्ता कारक से संबंधित अन्य तथ्य, कर्ता कारक संबंधी अन्य तथ्य, अन्य तथ्य या ट्रिक कैसे पहचानोगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लिखना, कर्ता कारक को पहचानने के लिए, कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया से कौन, किसने शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है, यदि उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है, वह वाक्य कर्ता प्रधान हो तो वहां कर्ता कारक होता है, तो वहां कर्ता कारक होता है, ठीक है। तो वहां कर्ता कारक होता है। आप इसमें से थोड़ा सा कौन और इसको याद रखेंगे, ठीक है, कौन और किसने। चलिए जैसे अभी एक उदाहरण लिखते हैं, चलिए लिखना, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं किसने मारा, तो राम ने मारा। किसने मारा? राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहां पर आपका कर्ता कारक होगा, ठीक है। कर्ता की प्रधानता दिख रही है ना। किस, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कौन मारा, राम ने मारा, किसने मारा, राम ने मारा, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो, मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर शून्य विभक्ति है, मतलब ने नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको ने नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शून्य विभक्ति है ना। तो क्या लिखा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। ये समझ आ रहा है? जरूरी नहीं कि दूसरा का भी उत्तर मिले, है ना। कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ विभक्ति नहीं है तो यहाँ पर शून्य विभक्ति हो जाएगा, यहाँ पर शून्य विभक्ति हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक। चलिए एक आध और उदाहरण लिख लीजिए, लिख लेते हैं। लिखना, उसने उसने खाने से पहले पानी पिया, पानी पिया, ठीक है। तो यहां पर ने है, ठीक है, यहां पर ने शब्द यूज किए हैं, ठीक। और नोट करके आप लिख लेना, इसको मैं आपको बाद में भी लिखा दूंगा, नोट करके लिखना, ठीक है। चलिए नोट करके एक चीज लिख लीजिए, इससे मुझे एक चीज याद आ रहा है। लिखना, जब भी सर्वनाम के साथ, जब भी सर्वनाम के साथ कारक का प्रयोग करते हैं, जब भी सर्वनाम के साथ कारक का प्रयोग करते हैं,
करते हैं तो एक मिनट, यहाँ कारक चिन्ह करना है ना, कारक चिन्ह है ना। जब भी सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ठीक है, तो उस कारक चिन्ह को सुरेखा के साथ, सुरेखा मतलब कोई लड़की नहीं है ना, सुरेखा का मतलब है लाइन जोड़ देते हैं, सुरेखा के साथ ठीक है प्रयोग करते हैं तो उस कारक चिन्ह को सुरेखा के साथ सर्वनाम से जोड़ देते हैं, सर्वनाम से जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, उसने लिखे हैं। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उस और ने। लेकिन कभी भी जब कारक चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में सर्वनाम के साथ होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग, तो हमेशा इसको ऐड मतलब कि इसको सुरेखा खींच देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, उसने। ठीक है, तो उसने खाने से पहले पानी पिया, तो किसने पिया, उसने पिया। तो ये उसने क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ता। ठीक है, इसीलिए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो इस वाक्य में हो जाएगा कर्ता कारक। क्लियर हो रहा है, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, जैसे लिखना अमित ने स्कूल में, चलो इसको मैं, अमित ने मोहन को मारा। ठीक है, अमित ने मोहन को मारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, किसने मारा, है ना, कौन मारा, तो अमित मारा, तो यहां पर कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं अमन सेब खाता है, यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूं, अमन सेब खाता है, अमन सेब खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमन, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे शून्य विभक्ति का यूज हुआ है, शून्य विभक्ति। ठीक है, कोई भी विभक्ति यहाँ यूज नहीं होगी। क्लियर है, चलिए। और अमन क्या है, करता है ना, कौन खाता है, अमन खाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब एक और ट्रिक आएगा, लिखना कभी कभी, देखिए कभी कभी कर्ता के साथ को व स का भी प्रयोग किया जाता है, स का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन को सो जाना चाहिए, मोहन को सो जाना चाहिए। अब आप बताओ किसको सो जाना चाहिए, तो मोहन को सो जाना चाहिए। तो हम जैसे पढ़ेंगे अभी, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो यहाँ पर मोहन कर्म नहीं है, यहाँ पर मोहन क्या है, कर्ता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप केवल विभक्ति को देख के कारक नहीं पहचान सकते, आजकल के प्रश्नों का स्तर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आपको उस वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, उस वाक्य में ये देखना पड़ेगा कि क्रिया कौन सी है, कर्ता कौन सा है और कर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर्म दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा है। कौन सो रहा है, मोहन सो रहा है, तो मोहन को सो जाना चाहिए। ठीक है, तो किसको सो जाना चाहिए, आपने करा है ना प्रश्न,
है ना। तो मोहन को सो जाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर कर्ता कारक रहेगा, ठीक है। और जो को नाम की विभक्ति लगे रहेगी तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, कर्ता कारक लगेगा, ठीक है। एक और लिख लीजिए उदाहरण। लिखना, सीता से पुस्तक, ये ना स लिख दिया हो ना, ये से है। सीता से पुस्तक पढ़ी गई, इसको से कर लो, है ना। सीता से पुस्तक पढ़ी गई। आप जब तक पूरा 8 कारक नहीं पढ़ोगे ना, आपको चीजें क्लियर नहीं होगी ना। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। सीता से पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। तो किससे कौन पढ़ा, है ना, कौन पुस्तक पढ़ा, तो सीता पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोलना चाहिए, पढ़ी गई क्या, पुस्तक, है ना। क्या पढ़ी गई, 1 मिनट, इसको ना मत लिखो आप, इसको मत लिखो। इसको पढ़ोगे तो फिर आप कर्म वाला भी आ सकता है, और एग्जाम में आएगा तो कर्म को प्रधानता दे देगा, ठीक है। तो एक आज और लिखते हैं अपन कारण, है ना। एक और लिखना, ठीक है। लिखना, उससे शब्द लिखा नहीं गया, उससे शब्द लिखा नहीं गया, ठीक है। तो किससे शब्द लिखा नहीं गया, उससे, ठीक है। तो यहाँ पर स शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये होगा कर्ता कारक, ठीक है। ये वाला जो है परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर उसने कर्ता कारक लिया था, ठीक है। लिख लीजिए इसको भी। चलिए हो गया। तो ये हो गया आपका कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक और उससे संबंधित कुछ अलग जानकारियां, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं क्या, कर्म कारक, ठीक है। अगला लिखना सेकंड नंबर, कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है। लिखना, लिखेंगे जिस रूप या शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्म कारक, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति लिख लेना, विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो विभक्ति क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। चलिए, कर्ता ने कर्म को, चलिए अब इसमें लिखना ट्रिक, ठीक है। ट्रिक करके लिख लेना, हर जगह लागू नहीं होगा ना ये। लिखना, वाक्य में कर्म कारक की पहचान करने के लिए, की पहचान करने के लिए क्रिया से, क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो, यदि प्रश्न का उत्तर मिले एवं
एवं वाक्य में कर्म का महत्व दिखे तो वहां कर्म कारक होता है। तो वहां कर्म कारक होता है। इसको पहले लिख लो, अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो वहां कर्म कारक होता है। ठीक है, दूसरा लिखना भगाना, जगाना। ठीक है, भगाना, जगाना, बुलाना, पुकारना। ठीक है, भगाना, बुलाना, ठीक है, भगाना, जुगाना, बुलाना, एवं सुलाना। सुलाना शब्दों के साथ हमेशा को हमेशा को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण। किसका उदाहरण? कर्म कारक का। ठीक है, चलिए कर्म कारक का उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण लिखना। ठीक है, लिखना प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। क्लियर है। ठीक, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ने विभक्ति भी है, को भी है, लेकिन यहां पर क्या शब्द जुड़ा हुआ है? बुलाया शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां बुलाना है, आप बुलाया भी लिख सकते हो। ठीक है, बुलाया भी है ना। तो बुलाना या बुलाया, ये सब शब्द कहीं पर भी दिखेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर कर्म कारक होगा। ठीक है, अब आप सामान्य तरीके में आइए। प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य क्या है? कर्ता है। ठीक है, शिक्षक क्या है? कर्म है। क्लियर हो रहा है? शिक्षक क्या है? कर्म है। अब आप इससे प्रश्न करके देखिए। ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, है ना। किसे बुलाया? किसे बुलाया? तो शिक्षक को बुलाया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा किसने बुलाया, तो प्रधानाचार्य ने बुलाया। ठीक है, लेकिन बुलाया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शिक्षक पर ही पड़ रहा है ना। तो यहां पर जो है ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, और ये जो को है वो हो जाएगा कर्म कारक चिन्ह या कर्म विभक्ति। क्लियर हो रहा है? ठीक है, एक और उदाहरण लिखो, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, मां ने बच्चे को बुलाया। मां ने बच्चे को बुलाया। ठीक है, तो यहां पर किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? मां ने बुलाया है। किसको बुलाया है? बच्चों को बुलाया है। इसलिए क्रिया का प्रभाव ज्यादा किस पर हो रहा है? बच्चों पर। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा कर्म कारक, है ना। और को जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म विभक्ति। ठीक है, यह कर्म कारक चिन्ह। और उदाहरण लिख लेते हैं अपन अभी। चलिए, ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं, विनय
पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो विनय जो है क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है, विनय पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये हो जाएगा कर्म कारक। यहां पर हो जाएगा कर्म कारक, और चूंकि यहां पर किसी भी कर्म विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं शून्य कर्म विभक्ति। इसीलिए इसको कहते हैं शून्य कर्म विभक्ति। ठीक है, यहां पर जहां पर विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है उसको। ठीक है भाई। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं, अरे भाई जैसे आप प्रश्न करो, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है, उत्तर मिला, समझ में आ रहा है? किसे लिख रहा है, तो किसे वाला तो इसमें यूज नहीं होगा, क्या वाला हो सकता है। जैसे अपन बोलते हैं श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यहां पर पुस्तक में क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। और यहाँ चूंकि कोई विभक्ति यूज नहीं हुई है, इसीलिए बोला जाता है शून्य कर्म विभक्ति। शून्य कर्म विभक्ति। क्लियर हो रहा है ये? चलिए, है ना। अब आपको एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि वो मेरे भी उठता है। आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है। वहां पर कर्म है तो हम कभी कर्म को ले रहे हैं, कर्ता है तो कर्ता को ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको गहराई में जाना पड़ेगा। आज इसको आप लिख लिए रहो, हम जैसे जैसे भी कारक को आगे लेके जाएंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और अंत में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा कुछ प्रश्नों की, और मैं स्वयं आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या उत्तर आएगा। देखिए, उसके लिए पहले आपको एक एक करके सबको पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि कर्ता पढ़ के आप पूरा कर्ता बना ही लोगे, कर्म पढ़ के पूरा कर्म बना। बहुत से ऐसे वाक्य हैं जहां पर आपको बहुत सारी विभक्तियां दिखेगी, लेकिन हम आंसर किसको लेंगे? किसी एक कारक को ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे उसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए दो कारक हमारा कंप्लीट हो गया है, हम तीसरे कारक की ओर चलते हैं, है ना। और तीसरे कारक से इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तीसरा कारक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो लिखेंगे तीसरा कारक। एक आध और उदाहरण वगैरह बता दूं क्या कर्म कारक का? जैसे अपन लिखते हैं सोनू ने रोटी को खाया। सोनू ने रोटी को खाया। ठीक है, तो आप प्रश्न कीजिए इसके, किसको खाया? रोटी को। क्या खाया? रोटी को। इसलिए ये क्या है? ये कर्म कारक है। ठीक है, और ये क्या है? कर्म की विभक्ति है, कर्म कारक चिन्ह है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए एक आधा और उदाहरण बताऊं। ठीक है, लिखना पिता ने पुत्र को सुबह जगाया। ठीक है, तो जगाया शब्द को याद रखेंगे। अभी मैंने ट्रिक दिखाया आपको, तो किसको जगाया? पुत्र को जगाया। ठीक है, किसको जगाया? पुत्र को जगाया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैंने आपको ट्रिक भी लिखा दिया, जहां पर भी ऐसा शब्द दिखे आप ये 90% मान लेंगे कि वहां पर वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, कर्म के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। कर्ता का जो पावर है वो नगण्य हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कर्म कारक की ओर। ठीक है, एक आध और लिख लेना इसी प्रकार। ठीक है, राम ने सीता को पुकारा। पुकारा। ठीक है, अब पुकारा तो किसको पुकारा? सीता को पुकारा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया है, ये शब्द कहीं दिखे तो क्या मान लेना? तो आप मान लेना कि वहां पर कर्म कारक है। ठीक है, ठीक है, लिखना
माँ ने पुत्र को सुलाया। ठीक है, तो किसको सुलाया? पुत्र को सुलाया। तो पुत्र कहां चला गया? कर्म कारक में चला गया। ठीक है, पुत्र जो है कर्म कारक में चला गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका ये हो गया कुछ आपको एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अगला लिखना आप। थर्ड इज कर्ता ने कर्म को, और तीसरा है करण से अर्थात करण कारक। ठीक है, करण कारक, जरा करण कारक की परिभाषा लिख लीजिए, क्या होगी करण कारक की? लिखना। लिखना, जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के साधन, जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के साधन, जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के, एक मिनट, जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के करने के साधन, माध्यम या कारण का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ इसकी विभक्ति चिन्ह लिख लेना। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या? कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विभक्ति चिन्ह, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो है करण कारक जो है और अपादान कारक जो एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, है ना, इसमें कभी भी आपको ये साधन लिखा गया है, साधन है ना, साधन है, आप भी लिख लिए होंगे तो साधन ही करना उसको। ठीक है, जहां पर आपको से या के द्वारा विभक्ति दिखती है, या उस वाक्य में किसी जो क्रिया करने के जो साधन है, माध्यम है या कारण का बोध होता हो, वहां पर आप क्या मारेंगे? करण कारक मानेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखना, करण कारक में उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, लिखना, राजू ने चाकू से फल काटा। ठीक है, चाकू से फल काटा। अब देखो यहां पर ये जो चाकू है ना, और जो से है, तो से आपको पता चल गया, जब वाक्य को आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ना, कि जो से है, से जो होता है किसमें यूज होता है? करण कारक में। लेकिन हम आगे जाएंगे तो आप अपादान में भी से वाला देखोगे। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे करोगे? डिफरेंस का कारण है ये, कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार के साधन, कोई भी उपकरण, है ना, कोई भी उपकरण का आपको वहां पर यूज दिखाई देता है, कोई साधन का यूज दिखाई देता है, कोई माध्यम का यूज दिखाई देता है, तो यहां पर तो उसको आप मार देना करण कारक। जैसे कि यहां देखिए, चाकू एक क्या है? चाकू एक साधन है, जिस साधन के माध्यम से फल को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चाकू है, ये चाकू, यही क्या होगा? ये होगा करण कारक। ठीक है, और ये जो से है, ये हो जाएगा करण विभक्ति या करण कारक विभक्ति। क्लियर हो रहा है? इसको आप याद रखेंगे, है ना। हमेशा जो होता है विभक्ति के पहले ही क्या आता है? वो कारक आता है। ठीक है, एक ही जो 8 हमारे क्या हैं, 8 जो कारक है उसमें एकमात्र एक कारक संबोधन है ना, जिसमें विभक्ति चिन्ह जो है पहले आता है, बाकी में विभक्ति चिन्ह बाद में आता है। ठीक है, और विभक्ति चिन्ह के पहले क्या होता है? कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाकू क्या है?
कारक है, और चाकू को पढ़ते साथ आपको समझ में आ गया कि इस वाक्य में किसी साधन का यूज हुआ है, इसलिए आपने उत्तर क्या मारा, करण कारक मारा। ठीक है, एक आध दो उदाहरण देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। लिखना, चले लिखेंगे, इसको मिटा रहा हूं ना। शिकारी ने तीर तीर से चिड़िया 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 को मारा। शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। ठीक है, शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। शिकारी अपने हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखना, उसने अपने आंख से दुर्घटना देखी है। ठीक है, अब बताओ, शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। अब आप यहाँ पर ये जो तीर है इसको देख के समझ गए कि यहाँ पर साधन है। ठीक है, और से है, से को आप देख के समझ गए कि यहाँ पर करण कारक है। ठीक है, अब करण कारक के लिए आपने विभक्ति से तो समझ लिया, पहला काम विभक्ति देखना ही है। विभक्ति देखे, से तीर, तो से क्या है, करण कारक है। अब जो है उसके सामने वाला जो हमने कारक मतलब उसके शब्द संज्ञा शब्द को देखा, तो वो क्या है, तीर है। तीर किसको बताता है, साधन को बताता है। तो हमने तुरंत उसको क्या बता दिया कि यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है, ये हो जाएगा करण कारक, ये हो जाएगा करण कारक चिन्ह। ठीक है, अब इतना, उसने अपने आंख से दुर्घटना देखी। ठीक है, तो यहाँ पर से शब्द का यूज, से विभक्ति चिन्ह आया है, और से विभक्ति चिन्ह के पहले आंख है, और आंख एक साधन है। ठीक है, या साधन नहीं बोलना चाहिए, आंख एक माध्यम है। इस माध्यम से हम चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर हमारे ऊपर ये आ जाए कि मतलब प्रश्न में आ जाए जीभ आ जाए, ठीक है, कान आ जाए, तो ये सब माध्यम है जिसके माध्यम से हम चीजों को, भौतिक चीजों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और उसका एहसास हमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंख एक माध्यम है, इसीलिए से एक क्या हो जाएगा, करण कारक विभक्ति, और आंख क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो एक माध्यम है। ठीक है, चलिए एक आध और उदाहरण लिखते हैं। ठीक है, लिखना, रवि अपने पांव से चलता है। रवि अपने पांव से चलता है। सबसे पहले आपको क्या दिखा कि यहाँ पर से लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह, उससे समझ में आ गया ये क्या है, या तो करण होगा या तो अपादान होगा। लेकिन इसके पहले पांव है, और पांव किसको बताता है, माध्यम को बताता है। ठीक है, या फिर कारण को बताएगा, है ना, किस कारण से चल रहा है तो पांव से चल रहा है, किस माध्यम से चल रहा है तो पांव से चल रहा है, तो ये हो जाएगा करण कारक। अब ये हो जाएगा करण कारक चिन्ह, करण कारक चिन्ह। क्लियर हो रहा है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, जैसे एक परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, लिखेंगे इसको, गाय भूख से बेचैन है। ठीक है, गाय भूख से बेचैन है, तो यहां पर से आ गया, और किससे बेचैन है, वो भूख से बेचैन है। तो आपने भूख मतलब क्या है, कारण है ना, तो भूख एक क्या है, कारण है, जिसकी वजह से वो बेचैन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक आ जाएगा, करण कारक, और ये क्या हो जाएगा, करण कारक चिन्ह। सबको क्लियर है,
लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिखना मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक प्यास से मर गया, प्यास से मर गया। ठीक है, तो यहां पर से शब्द आया है और से के सामने प्यास है, प्यास उसका क्या है, कारण है मरने का। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखे हुए हो कि साधन, माध्यम और कारण, कहीं पर भी ऐसा दिखाई दे तो आप करण कारक मारोगे, बस विभक्ति से होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्यास एक क्या है, कारण है, भूख एक क्या है, कारण है। ठीक है, ये माध्यम भी हो सकता है लेकिन प्राय इसको आप कारण में लेते। ठीक है, तो ये तीनों शब्दों के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर परीक्षा में आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखना चौथा नंबर लिखना संप्रदान कारक। ठीक है, चौथा नंबर लिखना संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए, चूंकि आज टाइम हो गया है ना, एक क्लास और मेरे को लेना है, तो आज इतना ही करते हैं। कल हमारा कारक खत्म हो जाएगा, है ना। हो सकेगा तो कल मैं थोड़ा पहले भी क्लास ले लूंगा। ठीक है, पहले इन द सेंस कि मतलब अब मैं शायद इतने ही समय लूंगा, कल मेरे को थोड़ा कुछ काम है, तो 5:30-6 बजे के आसपास अपन हिंदी की क्लास कल स्टार्टिंग में जैसे आज हुई है वैसे ही करेंगे। ठीक है, कल हम कारक खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब कारक के बाद हम लिंग, है ना, और वचन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। 3 कारक हमारा हो गया है, बाकी जो कारक है उतने बड़े बड़े नहीं है, बड़े मतलब उसमें भी आपको ऐसे ही मैं वो बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा, ताकि आपका वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।